एक नकल में पकड़े जाने के बाद छूटने पर दूसरी परीक्षा में नकल करवाने का काम कराएंगे। तो ये जो वातावरण है, यही तो उदाहरण है कि 40 से अधिक लोग एसटीएफ द्वारा पकड़ लिए जाते हैं यूके भर्ती परीक्षा की नकल में, और 228 लोग विधानसभा भर्ती घोटाले में निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद भी जब लोक सेवा आयोग द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा कराई जाती है 8 जनवरी को, तो उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। तो इतना जो साहस अपराधियों में है, नकल माफियाओं में है, ये तभी तो है कि जो सत्ता में, वो जानते हैं कि सत्ता में बैठे लोग उनको बचा लेंगे। और दूसरी बात कि जैसे कहते हैं ना कि हर पत्थर के नीचे एक नेता, ऐसे ही हर परीक्षा में जिस परीक्षा में नकल हुई उसके पीछे एक भाजपा का छुटभैया नेता। तो ये जो छुटभैया नकल कर रहे हैं, उनको भाजपा के बड़े नेताओं का संरक्षण है। इससे राज्य के अंदर भ्रष्टाचार का वातावरण बना हुआ है। हर कोई अपनी जेब भरने पर लगा है। उनको जनता की चिंता नहीं है, उनको अपनी चिंता है, अपने लोगों की चिंता है, अपने परिवार नाते रिश्तेदारों को पल्लवित पुष्पित करने का काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार करके, और जनता के हितों पर चोट कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि भाई, जो उद्यान निदेशक है हरविंदर सिंह बबेजा, जब उसके खिलाफ उद्यान विभाग के अधिकारी बोल रहे हैं कि ये भ्रष्ट अधिकारी है, जब उसके खिलाफ कर्मचारी बोल रहे हैं, उसके खिलाफ राज्य के उद्यानपति सड़कों पर उतर आए हैं, उसके बाद राज्य की सरकार हरविंदर सिंह बबेजा को पदमुक्त क्यों नहीं कर रही है, ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। सर, क्या लगता है उनके ऊपर कोई दबाव है क्या? देखो, अडानी जी का जो आज देश में दिखाई दे रहा है, उस अडानी को दुनिया के तीसरे नंबर के सेठ की कुर्सी पर पहुंचाने में हमारे सत्ता में, जो दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग हैं, उनका जो हाथ है कि उन्होंने दबाव दे करके एलआईसी के शेयर खरीदवाई, अडानी के शेयर एलआईसी से खरीदवाए, दबाव दे करके अडानी के शेयर स्टेट बैंक से खरीदवाए, और ऐसे ही कुछ और वित्तीय संस्थाएं जो भारत सरकार के उपक्रम हैं, उनसे भी जबरदस्ती अडानी के शेयर खरीदवा करके जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा था, उसको अडानी के संपत्ति को बढ़ाने में उसका दुरुपयोग किया। आज अडानी जिस तरह से धड़ाम से तीसरे नंबर से अब मेरे ख्याल से 25वें नंबर से नीचे आ गया, और वो अडानी जो तीसरे नंबर का सेठ था दुनिया का, वो हिंदुस्तान के टैक्स पेयर में 15वें नंबर पर भी नहीं था। तो टैक्स तो नहीं देता था, लेकिन लोगों की जेब पर सरकार की मदद से डाका डालता था। ठीक ऐसे ही उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार के वो चहेते लोग, जो सरकार के में बैठे लोगों के हितों को साधने का काम कर रहे हैं, उनको कुर्सी से नहीं हटा रहे हैं, चाहे उसमें जनता को कितना नुकसान हो। यहाँ पर जो बागवानी की संभावनाएं हैं, उन पर अगर ईमानदारी से काम किया जाता तो पलायन पर रोक लगती, लेकिन जब गलत आदमी कुर्सी पर बैठा रहेगा तो फिर पलायन होगा और बागवानी का काम नहीं होगा। सर, बिल्कुल उत्तराखंड में युवाओं के साथ हमेशा छलावा पे छलावा हो रहा है। पहले ये यूके के पास था, फिर उसके बाद यूके के पास आया, वहाँ भी धांधली हुई। अब कहा जा रहा है कि परीक्षाएं दोबारा होंगी। क्या लगता है, भली भांति पूर्ण हो जाएगी इस बार परीक्षा? मैं देख रहा हूँ कि परीक्षाएं अगर दोबारा होती हैं, बगैर नकल के होती हैं, तो सरकार को लोगों को नौकरी दे करके उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी और उनके ऐशो आराम पर फर्क पड़ेगा। अगर लोग सरकारी नौकरियों में आते हैं तो राज्य का जो बजट है, उसका आकार जो मुझे दिखाई देता है, उसमें अधिकतम पैसा जो है कि सरकार चलाने पर खर्च हो रहा है। सरकार उससे बच रही है, इसलिए नकल हो रही है। मेरा आरोप है सरकार पर। अगर सरकार चाहती, सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होती, सरकार के लोग नकल में लिप्त न होते, तो लोक सेवा आयोग ने जो पटवारी भर्ती परीक्षा कराई थी, उसका पेपर लीक नहीं होता। क्योंकि जब इतना बड़ा घोटाला उजागर हुआ, उसके बाद सरकार ने और जो आयोग में अधिकारी बैठे थे, उन्होंने सारी चीज़ें चाक चौबंद क्यों नहीं की। उन्होंने ये देखने की कोशिश क्यों नहीं की कि संजीव चतुर्वेदी, जिसने जेई और एई भर्ती परीक्षा और जो लेक्चरर भर्ती परीक्षा है, उसमें भी नकल कराई, तो इसको उन्होंने कैसे उस पेपर बनाने का चार्ज दे दिया। कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं मिली भगत है, तभी तो ये सब चीज़ों पर रोक नहीं लगाई जा रही है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यानी कि आपका कहना है कि सरकार बचने की कोशिश कर रही है? सरकार अपने आप क्या, अपने लोगों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। वो बेरोजगारों के हितों की रक्षा करने के बजाय अपने पार्टी के अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। अंकिता हत्याकांड हमारे सामने इसका बहुत बड़ा उदाहरण है।
वहाँ पर देखो कितने किस्म के भ्रष्टाचार हुए। पटवारी एफआईआर नहीं लिखता है, वो कर्मचारी स्तर का भ्रष्टाचार है। जो केस प्रॉपर्टी बन जाती है, वो जो बनंतरा रिजोर्ट है, उस बनंतरा रिजोर्ट पे कोई आदमी बगैर पुलिस की परमिशन के नहीं जा सकता था। उसको रात को 12 बजे उस पर बुलडोजर चलाया जाता है। तो न तो पुलिस के उन कर्मचारी अधिकारियों पर जिनकी वहाँ ड्यूटी थी, जिनको वहाँ रोकना चाहिए था, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, न बुलडोजर चलाने वाले ऑपरेटर पर हुई, और जिनके कहने पर बुलडोजर गया उन तो बड़े लोग हैं, उन पर तो क्यों नहीं है। ये दूसरी किस्म का भ्रष्टाचार है जिसमें कई स्तर के लोग हैं। और उसके बाद तीसरी किस्म का भ्रष्टाचार ये है कि बनंतरा रिजोर्ट जो घटना स्थल है, 3 दिन पुलकित आर्य पुलिस रिमांड पर रहा। पुलिस ने उससे वीआईपी का नाम क्यों नहीं उगलवाया, और अभी तक भी नहीं उगलवा सकी। जबकि ऐसे ही एक हत्याकांड दिल्ली में हुआ जिसमें उसने 35 टुकड़े उस लड़की के कर दिए थे, तो उन्होंने उसका पॉलीग्राफी टेस्ट करवा करके और सारी चीज़ें उजागर कर ली। यहाँ पर अभी तक पॉलीग्राफी टेस्ट क्यों नहीं हुआ, ये उस भ्रष्टाचार में सरकार का कहीं ना कहीं खेल दिखाई देता है। और उसके साथ ये जो विनोद आर्य है, ये बनंतरा रिजोर्ट पर कैसे गया 4 दिन पहले, ये आपसे यही पूछने वाली थी कि अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि ये बिना किसी परमिशन से वहाँ गए थे। नहीं, कैसे गया? क्योंकि पुलकित आर्य भाजपा से है, विनोद आर्य भाजपा से है, जो वीआईपी है गाए बगाए ये खबरें आती हैं कि वो भाजपा का नेता था। तो भाजपा के नेता अगर अपराध में संलिप्त हैं और सरकार भाजपा की है, तो उनको बचाने का काम कर रहे हैं। हमारा आरोप ये है। जैसे कि आपने देखा, इनका कहना है कि सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। सर, यहाँ पे मैं अगला सवाल आपसे ये लूँगी कि 4 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में एक सर्वे किया गया था जिसमें पुष्कर सिंह धामी को हैंडसम मुख्यमंत्री होने का खिताब दिया गया है, क्या कहेंगे? बधाई पुष्कर सिंह धामी जी को, हैंडसम तो थे ही, अब उनको खिताब मिल गया तो बहुत अच्छी बात है हम सब के लिए कि हमारे मुख्यमंत्री हैंडसम है। अब मुख्यमंत्री जी को यहाँ के बजाय बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, वहाँ जाकर के उत्तराखंड का नाम रोशन करना चाहिए। भाई, जो लोग मुख्यमंत्री हैंडसम हैं, इसको चर्चा का विषय समझते हैं। मैं उन पत्रकारों को भी प्रणाम करता हूँ, उनकी बुद्धि को भी प्रणाम करता हूँ कि भाई, आपको क्या राज्य में नहीं दिखाई दे रहा है कि राज्य के बेरोजगारों के हितों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी ने इन 11 महीने में और उससे पहले के 7 महीने के कार्यकाल में, 18 महीने के 1.5 साल के कार्यकाल में क्या किया? कुछ नहीं किया। जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा उस पर क्या किया? किसानों के हितों के लिए क्या किया? ये जो ज्वलंत सवाल है राज्य के, जो जोशीमठ आपदा के पीड़ित हैं, अब तक ये तय नहीं हो पाया कि उनका पुनर्वास होगा, उनको मुआवजा मिलेगा या राहत मिलेगी। ये जो अनिश्चय की स्थिति राज्य के अंदर है, जो भ्रष्टाचार का वातावरण राज्य के अंदर है, उस पर चोट करने के लिए मुख्यमंत्री ने क्या किया? इन सवालों को नेपथ्य में डालने के लिए अगर मुख्यमंत्री हैंडसम है, इन सवालों को, इन विषय को आगे लाया जाता है, चर्चा में लाया जाता है, तो ऐसी पत्रकारिता को मैं प्रणाम करता हूं कि आप लोग अपने इस ढंग की खबरों से लोगों को गुमराह करना बंद करें। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सर, अभी महेंद्र भट्ट जी का एक बयान आया था कि जोशीमठ आंदोलन को उन्होंने माओवादी बताया है। महेंद्र भट्ट जी ने जोशीमठ आंदोलन को माओवादी बताया। जो लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेजों का पक्ष लेते रहे, अंग्रेजों के मुखबिर बने रहे, उनके वंशज अब देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने कि ये फलां देशभक्त है और फलां देशद्रोही है। महेंद्र भट्ट जी को अपनी इस गलत बयानी पर, अपने शर्मनाक बयान पर राज्य की जनता से और जोशीमठ के आंदोलनकारियों से खास करके माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुझसे गलती हुई है। हमारे जो साथी वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, वो सजग प्रहरी है जोशीमठ की रक्षा के लिए। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे कहता हूं कि इस ढंग के भ्रामक जो बयान आ रहे हैं, जो गलत बयानी सत्ताधारी दल के लोग कर रहे हैं, उन पर ध्यान देने के बजाय जोशीमठ के लोगों के हितों की रक्षा कैसे हो सकती है, इस पर अपना काम करते रहें। आम आदमी पार्टी उनके साथ है। सर, अभी आपने प्रेस वार्ता में आंदोलन करने की बात करी थी। आम आदमी पार्टी के द्वारा क्या कुछ आगे की नई रणनीति के बारे में सोचा जा रहा है? सरकार मार्च के महीने अपना 1 साल पूरा करने वाली है और 1 साल पूरा होते ही आम आदमी पार्टी राज्य की जो सरकार है उसका भ्रष्ट चेहरा जनता के सामने रखने के लिए जन जागरण अभियान चलाएगी। जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे, मजबूती से करेंगे। इसके लिए प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर मैंने 3 जिलों की बैठक कर ली है और उसके अलावा जो बाकी हमारी 19 जिला इकाई बची हुई है,
इस 28 फरवरी तक हम उन सभी जिला इकाइयों की बैठक करके लोगों को आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा के साथ साथ निकाय चुनाव की तैयारी के लिए भी काम कर रहे हैं। तो दोनों काम पैरेलल चल रहे हैं और हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में, भले हमारा एक भी विधायक न हो, राज्य की जनता के हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो बिल्कुल आपने अभी देखा कि ये थे हमारे साथ ज्योत सिंह बिष्ट, जिन्होंने कहा कि राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। सो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ हिमालय प्लस पे बने रहिए। देहरादून से मैं दीपिका गौड़ अपने सहयोगी मयंक के साथ।